बच्चों, आज हमारी थ्योरी है मुद्रा की मांग एवं ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे हम मुद्रा की मांग क्यों करते हैं। हम मुद्रा की मांग इसलिए नहीं करते हैं कि यह एक वस्तु है, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम विनिमय का माध्यम यानी लेन देन, मूल्य का माप, धन का संचय आदि कार्य करते हैं। तो हम मुद्रा को एक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक तरल संपत्ति के रूप में धारण करते हैं, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी अपनी क्रय शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मुद्रा की मांग ज़्यादातर हम कैसी होती है, व्युत्पन्न यानी मुद्रा के लिए थोड़ी कर रहे हैं। मुद्रा की मांग हम दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसकी मांग अप्रत्यक्ष होती है, जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मांग। तो हम मीनिंग जानेंगे, मीनिंग क्या है मुद्रा की मांग का। मुद्रा की मांग का मीनिंग ये मैंने लिखा हुआ है। मुद्रा की मांग का मतलब क्रय शक्ति धारण करना। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग वह मात्रा होती है जिसे लोग एक निश्चित समय अवधि के दौरान अपने पास रखना चाहते हैं। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं। बेटा, आपने थ्योरी पढ़ी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक का नाम है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये बुक किसने दी थी? केन्ज ने। तो केन्ज ने मुद्रा की मांग का तरलता अधिमान सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने मुद्रा की मांग को तरलता अधिमान के रूप में वर्णन किया। तरलता का मतलब लिक्विड। तो मुद्रा की मांग इसने बताया कि 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। क्लियर। तो वो 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का मतलब लेन देन के लिए हम इसका प्रयोग, हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहते हैं और बेचना भी चाहते हैं, इसलिए मुद्रा का हम प्रयोग करते हैं। तो विनिमय के माध्यम को हमने किस नाम से लिखा है? TM। क्लियर, इस नाम से लिखा। तो हमने यहाँ लिखा TM इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। देखो, विनिमय का माध्यम है ना, वो ब्याज की दर का नहीं बल्कि आय के स्तर पर निर्भर करता है। यानी आय बढ़ती है तो इस माध्यम के लिए तरलता की मांग यानी नगद मुद्रा की मांग बढ़ती है, नहीं और नहीं तो, लेकिन ब्याज की दर से इसका कोई संबंध नहीं है। क्लियर। इसी तरह से सावधानी उद्देश्य। सावधानी उद्देश्य क्या होता है? इसको हमने लिखा है PM। क्या लिखा है? PM के रूप में लिखा है। ये भी ब्याज की दर पर निर्भर नहीं, आय के स्तर पर निर्भर करती है। दोनों ही विनिमय का माध्यम और सावधानी उद्देश्य दोनों ही किस पर निर्भर करते हैं? आय के स्तर पर निर्भर करते हैं। यदि आय अधिक होती जाती है तो इस उद्देश्य के लिए नकदी की मांग बढ़ती जाती है। ठीक है। और ब्याज की दर से इनका कोई संबंध नहीं है। इस बात को यहाँ हमने डायग्राम के द्वारा दिखाया। यहाँ हमने दिखाया इस डायग्राम में। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है TM प्लस में PM। यहाँ मैंने ये दोनों की मांग ले ली और इधर मैंने ले लिया इनकम लेवल। तो इनकम लेवल के साथ मैंने दिखाया इनकम ये थी और ये हो गई, तो इनके लिए मांग भी यहाँ से इतनी बढ़ गई। क्लियर। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिखाया? TM प्लस PM लिखा, यानी दोनों उद्देश्य लिखे। और इधर मैंने क्या लिखा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मैंने दिखाया, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे इससे भी कम हो जाए, मांग इसके लिए क्या है? स्थिर है। यानी ब्याज की दर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कौन से उद्देश्य पर? इन 2 उद्देश्यों पर। चलिए, तीसरा उद्देश्य है हमारा सट्टा उद्देश्य। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको मैंने लिखा है SM के रूप में, स्पेकुलेशन मोटिव। ये किस पर निर्भर करता है? ये ब्याज की दर पर निर्भर करता है। और इसके साथ इसका कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब ब्याज की दर बढ़ जाती है तो नकदी की मांग हमारे लिए घट जाती है, और ब्याज की दर गिर जाती है तो नकदी के लिए मांग बढ़ जाती है। यानी सट्टा उद्देश्य में इसके ब्याज की दर के साथ कैसा रिलेशन दिया हमने? नेगेटिव रिलेशन। इसको हमने डायग्राम के सहायता से भी दिखाया है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ मैंने स्पेकुलेशन मोटिव लिया, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, और मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ से टच करके इसको खींचा है, और यहाँ से Q बिंदु से देखिए मैंने एकदम सीधा खींचा है, और एकदम सीधी ही रहेगी Q के बाद। ये Q बिंदु से यहाँ तक तो ये क्या है? नेगेटिव रिलेशन में है। उसके बाद ये क्या है? एकदम सीधी है। इस Q बिंदु के बाद मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। इसका मतलब ये है कि ब्याज की दर कम होती जाती है तो नकदी की मांग बढ़ती जाती है, लेकिन जब ब्याज की दर बहुत ही कम हो जाती है, जैसे इस लेवल पर ये वाली ब्याज की दर हो गई, तो इसके बाद देखिए
क्या दिखाया हमने यहाँ पर? हमने यहाँ दिखाया, यहाँ पर नकदी की मांग, सारे का सारा पैसा कैश के रूप में रख लिया जाता है, यानी इससे नीचे ब्याज की दर नहीं गिरेगी, ब्याज की दर जीरो कभी नहीं होगी, ये दिखा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप। ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। मान लें 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये डायग्राम ही बना के आ जाओ, अगर लिख दोगे कि दिस इज लिक्विडिटी ट्रैप, तो भी आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा की कुल मांग क्या हो गई है। तो मुद्रा की कुल मांग क्या हो गई? जैसे मुद्रा की कुल मांग को हमने किस में लिखा है? एमडी में लिखा है। तो एमडी बराबर क्या है? टीएम प्लस पीएम प्लस एसएम। टीएम यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, पीएम यानी सावधानी उद्देश्य, और एसएम यानी स्पेकुलेशन मोटिव। ये किसके फंक्शन है? तो टीएम और पीएम तो किसके फंक्शन है? इनकम के। और एसएम किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। क्लियर हो गया? तो ये है मुद्रा की कुल मांग। टीएम यानी विनिमय का माध्यम, पीएम यानी सावधानी उद्देश्य, और एसएम यानी सट्टा उद्देश्य, वाई यानी आय का स्तर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का दर, इन पर निर्भर करता है। तो ये हमने डायग्राम फिर से बनाया, हमने वही डायग्राम जो ऊपर लिया था वो फिर से बना दिए हैं, टीएम प्लस पीएम या रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने एक ही डायग्राम दे दिया, ये ब्याज की दर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा फिर हमने लिया स्पेकुलेशन मोटिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, इसका हमने यही डायग्राम सेम यहाँ बना दिया है। क्लियर। यहाँ हमने 0 से शुरू किया और उसके बाद हमने लिक्विडिटी ट्रैप दिखा दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये कुल मांग ऐसे आ जाती है। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर आती है दूसरी, मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति कौन जारी करता है? हम पहले ही पढ़ चुके थे, नंबर 2 पे ही यही लेसन पढ़ा था। मौद्रिक अधिकारी द्वारा ये जारी की जाती है। तो केंज ने क्या बताया? जनता के पास नोट व सिक्के और बैंकों की मांग जमा। आपको याद होगा हमने इसे M1 के सहायता से लिखा था, यहाँ हम इसे MS लिख रहे हैं। ओके। तो ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होगा? ब्याज की दर का निर्धारण वहाँ होगा जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे हमने यहाँ नीचे इस डायग्राम में दिखा दिया। ये हमने क्वांटिटी ऑफ मनी लिख दी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारी क्या है? मुद्रा की पूर्ति। ये एक समय बिंदु पर, जैसे मैंने लिखा, एक समय बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, ठीक है। और ये है मुद्रा की मांग। क्लियर। तो ये दोनों किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? ई पॉइंट पर मिले हैं। देखिए यहाँ पर ई पॉइंट पर दोनों मिल गए हैं। तो ई संतुलन का बिंदु, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट संतुलन के आ गई, इतनी मुद्रा की मात्रा इकोनॉमी में शामिल हो गई। क्लियर। अब मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति है, मुद्रा की रेट ऑफ इंटरेस्ट OR1 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा है? ये मांग है और ये पूर्ति। तो मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा। किसी की पूर्ति ज़्यादा होगी, मांग कम होगी, तो उसकी प्राइस गिरेगी, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगी और वापस ये फिर से बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR2 हो जाती है तो यहाँ क्या चीज़ ज़्यादा है? मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। तो सीधी सी बात है, किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी और वापस फिर से हम ई बिंदु पर आ जाएंगे जहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती हैं। अब बात आती है मुद्रा की पूर्ति एवं संतुलित ब्याज की दर में परिवर्तन। संतुलित ब्याज की दर हमारी OR आई थी, ये मुद्रा की संतुलित पूर्ति आई थी। इसमें भी परिवर्तन होता है जब मौद्रिक अधिकारी द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है, या तो मुद्रा की मांग बदल जाती है देश में, तो भी मौद्रिक अधिकारी को अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करना पड़ता है। आपने पढ़ी है मौद्रिक नीति, मैंने इसीलिए पहले पढ़ा दी थी कि मुद्रा की पूर्ति किस तरह से प्रभावित होती है मौद्रिक नीति के द्वारा। जब मौद्रिक अधिकारी उसे बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा लेता है, घटाना चाहता है तो घटा लेता है, अपने गुणात्मक तत्वों के द्वारा और चयनात्मक यानी मात्रात्मक और अपने गुणात्मक तत्व पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में। तो मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति हमारी बढ़ जाती है, तो बढ़ गई तो हमारी ब्याज की दर OR से OR1 हो जाती, क्योंकि अब हमारा संतुलन ई की बजाय E1 पर हो गया है। क्लियर। अगर हमारी मुद्रा की पूर्ति गिर जाती है, ठीक है, तो अब नया संतुलन किस पर होगा? E2 पर, और हमारी संतुलित ब्याज की दर क्या होगी? OR2। क्लियर। ओके, थैंक यू।